आज सांध्यकालीन सत्र में हमारे मध्य हैं अनिल कुमार थानवी जी एंड सर आपके मंच अब आपके हवाले, प्लीज कंटिन्यू सर। सभी मित्रों को भारतीय विज्ञान संचार समूह के इस मंच पर एक बार फिर आमंत्रित करता हूं उसी चर्चा के क्रम में कि हमारे सौर मंडल का जन्म और विकास एक भिन्न और बिल्कुल नई थ्योरी के अनुसार हम चल रहे हैं और इसी क्रमिक कड़ी में आज हम क्या कहना चाहते हैं, जैसा कि टाइटल से क्लियर है कि महाद्वीप और महासागर कैसे उत्पन्न हुए, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी का भौगोलिक विकास कैसे हुआ। यदि पृथ्वी के जन्म, ग्रहों के जन्म, सौरमंडल के जन्म और विकास की पूरी थ्योरी बदल जाती है, चेंज हो जाती है, तो हम एक नए तरीके से महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति को समझाते हैं। यद्यपि भूवैज्ञानिक इसको अल्फ्रेड वेगनर की थ्योरी है ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन, जिसमें यह बताया जाता है कि एक सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया था और उसके ब्रेक से सभी कॉन्टिनेंट बने। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है ये, और इसमें यह कहा जाता है कि कन्वेक्टिव फोर्स यानी कन्वेक्शन ने एक सुपर कॉन्टिनेंट को ब्रेक किया, ब्रेक होने से ड्रिफ्ट हुआ और अलग अलग दिशाओं में सभी महाद्वीप मूवमेंट करने लगे, चलने लगे, उनमें हलचल होने लगी, उनमें मोशन होने लगी, कॉन्टिनेंट्स की प्लेट्स मोशन करने लगी। साथियों, कॉन्टिनेंट्स की प्लेट मोशन करती है, कॉन्टिनेंट मूवमेंट करते हैं, ये कोई वॉन्डरिंग नहीं होना चाहिए, कोई रूल होना चाहिए, कोई नियम होना चाहिए कि कन्वेक्टिव फोर्स जो है, कन्वेक्शन करंट ने सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया को ब्रेक किया। कैसे ब्रेक किया, किस रूल के अनुसार ब्रेक किया, ये अभी तक अस्पष्ट है। क्यों कन्वेक्टिव फोर्स इस तरह से वर्ल्डली यानी जंगली रूप से काम करते हैं। वर्ल्डली एक शब्द है जिसमें हम समझ सकते हैं कि बिना किसी रूल के, बिना किसी नियम के, क्या कन्वेक्टिव फोर्स को हैंडल करने वाली ग्रेविटी है। अगर ग्रेविटी पेंजिया को इस तरह से ब्रेक करती है बिना किसी यूनिवर्सल रूल के अनुसार, तो फिर कैसे हम समझें कि पृथ्वी का भौगोलिक विकास कैसे हुआ। साथियों, सबसे बड़ा जो हम नोट कर रहे हैं इसमें कि हर प्लैनेट्स का कुछ सिस्टमेटिक प्रोसेस है। कन्वेक्शन करंट कैसे चलती है, कन्वेक्टिव फोर्स कैसे काम करते हैं, उसमें ग्रेविटी की क्या भूमिका है, लार्ज यूनिवर्सल स्केल पर हमें चर्चा करनी होगी। ये केवल पृथ्वी की सेपरेटली यानी अलग से कोई बात नहीं है, क्योंकि सारा सिस्टम यूनिवर्स के अनुसार हैंडल होता है, यूनिवर्सल रूल के अनुसार। एक बेसिक रूल होता है जो ग्रेविटी सभी आकाशीय पिंडों को कंट्रोल करती है, जो ग्रेविटी सूर्य, तारों, गैलेक्सियों, नेबुलों, ब्लैक होल और इस तरह से सभी चंद्रमाओं को, ग्रहों को, गैस दानव, रॉकी ग्रहों को कंट्रोल करती है। वो ग्रेविटी क्या पृथ्वी पर महाद्वीपों की मूवमेंट को कंट्रोल नहीं करती? बहुत सोचने की बात है। भूवैज्ञानिकों को इस पर गौर करना चाहिए कि आखिर वो यूनिवर्सल रूल क्या है
वो सार्वभौमिक नियम क्या है, वो सार्वत्रिक नियम क्या है, वो यूनिवर्सल वन फॉर्मूला जो ग्रेविटी जिसके अनुसार काम करती है। हालांकि इसमें भूविज्ञान थोड़ा सा और आगे बढ़ जाता है, फिजिक्स और एस्ट्रोफिजिक्स की तरफ बढ़ जाता है, और पृथ्वी से हम दूसरे ग्रहों की ओर बढ़ते हैं, गैर दानव ग्रहों की तरफ बढ़ते हैं, सूर्य और तारों की बात करने लग जाते हैं, और फिर हम इससे भी आगे ब्लैक होल और गैलेक्सियों की बात करने लग जाते हैं, नेबुलों की बात करने लग जाते हैं, क्योंकि हमें एक कॉमन रूल की आवश्यकता है। वो कॉमन रूल क्या है? आखिर ग्रेविटी कैसे काम करती है, हाउ ग्रेविटी वर्क, और वो ग्रेविटी वो कन्वेक्टिव फोर्स को कैसे हैंडल करती है, वो कन्वेक्शन करंट कैसे चलते हैं। सोचने की बात यह है कि पेंजिया को ब्रेक किया, अगर पेंजिया था हमारे अनुसार तो पेंजिया नहीं था। जैसा कि मैंने अपने पूर्व की कड़ियों में जो बातें कही है कि ट्रांसफॉर्मेशन से ग्रहों का जन्म होता है, चंद्रमाओं का जन्म होता है, सूर्य और तारों का भी इसी तरह से जन्म होता है, रूपांतरण से। इसके पीछे हमारे पास में तर्क है, बेसिक आधार है, और हम कोई कपोल कल्पना की बात नहीं कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन इज ए फैक्ट एंड कन्वर्जन इज ए फैक्ट, नॉट ए इमेजिनेशन। हम एक तथ्यात्मक बात कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन फैक्ट्स के आधार पर बात कर रहे हैं। कितने ग्रहों का पता चल चुका है, इतने तारों का पता चल चुका है, इतने चंद्रमाओं का पता चल चुका है, इतने आकाशीय पिंडों का पता चल चुका है। अगर उन सभी के सभी गुणों को कंपेयर किया जाए, मास हो, चाहे रेडियस हो, चाहे साइज हो, चाहे डायमीटर हो, चाहे डेंसिटी हो, चाहे ग्रेविटी हो, चाहे मैग्नेटिक नेचर हो, चाहे उनका केमिकल नेचर हो, और चाहे उनका जैविक या जियोग्राफिकली, सभी तरह से हमें उनको कंपेयर करने के बाद में हमें समझ में आता है कि एक सिस्टमेटिक चैन बन जाती है, एक कड़ी बन जाती है, और हम ये सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि एक आकाशीय पिंड का दूसरे आकाशीय पिंड से कनेक्शन कैसा है, कैसे वो कनेक्टेड है दूसरे आकाशीय पिंडों से। हमें समझ में आता है कि सूर्य तारों में जो रासायनिक भौतिक परिवर्तन हो रहे हैं, ब्लैक होल में हो रहे हैं, ग्रहों में हो रहे हैं, चंद्रमाओं में हो रहे हैं, वो एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, कैसे एक दूसरे से संबंधित है, उनकी रासायनिक प्रोसेस एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई है। मानव जीवन से बहुत विशाल समय, इतना विशाल लंबा समय, क्योंकि एक मनुष्य की आयु 100 वर्ष, लेकिन तारों सितारों के हजारों लाखों अरबों वर्ष, और हम सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि करोड़ों वर्ष की ये प्रोसेस फाइनली कैसे एक प्लेनेट को रूप देती है, कैसे हमारे पृथ्वी का भौगोलिक विकास होता है। हमें सोचना चाहिए कि कॉमन रूल तो होता है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, कोई अस्त व्यस्त प्रोसेस नहीं है। अगर कन्वेक्शन ने या कन्वेक्टिव फोर्स ने पेंजिया को ब्रेक किया तो वाइल्डली नहीं हो सकता वो, और वो वाइल्डली अगर है तो फिर आप सोचिए कि हम कौन सी फिजिक्स को फॉलो कर रहे हैं, कौन सी जियो फिजिक्स को फॉलो कर रहे हैं। पृथ्वी का डायनेमिकल नेचर, प्लैनेट्स का डायनेमिकल नेचर, स्टार और सूर्य तारों का, हमें सिस्टमेटिक एक कॉमन प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, एक रूल को, एक फॉर्मूले को फॉलो करना पड़ेगा। और वो फॉर्मूला क्या है, इसी की तरफ हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। हम बड़े सिस्टमेटिक ढंग से आपको बताया कि ट्रांसफॉर्मेशन से, क्योंकि केपलर मिशन और दूसरे मिशन से इतने ग्रहों का पता चल चुका है, तो उनका कंपैरिजन केवल साइज की नहीं,
हर तरह से उनका कंपैरिजन करने पर हमें पता चलता है कि वास्तव में हकीकत क्या है और पृथ्वी का जन्म वास्तव में कैसे हुआ, ग्रहों का जन्म कैसे हुआ, तारों का जन्म कैसे हुआ, सूर्य का जन्म कैसे हुआ। हम सारी बातें जब एक सिस्टमेटिक ढंग से सोचते हैं तो बहुत सी बातें उभर करके नहीं आती और इससे हमारे विज्ञान की केवल एक शाखा प्रभावित नहीं होती बल्कि सभी शाखाएं इससे प्रभावित होगी। एवरी ब्रांच, प्रत्येक शाखा इससे प्रभावित होगी। तो आज हम पृथ्वी के भौगोलिक विकास की बात कर रहे हैं। हालांकि हमने अपने पिछले सौरमंडल के जन्म और विकास की एक बिल्कुल नई और एक बिल्कुल भिन्न थ्योरी में भाग 1, भाग 2 और भाग 3, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इनमें मैंने ये सब बातें कही। अब मैं जो बात कह रहा हूं, पृथ्वी के भौगोलिक विकास को हम सोच रहे हैं और पृथ्वी के भौगोलिक विकास की बात होगी उस कॉमन प्रोसेस को सोचते हुए। वो कॉमन प्रोसेस क्या है, कैसे कन्वेक्शन सभी ग्रहों में एक जैसे रूल के अनुसार चलता है, पृथ्वी में भी, रॉकी ग्रहों में भी और गैस दानव ग्रहों में भी और साथ में सूर्य और तारों में भी, गैलेक्सियों में, सभी में। तो साथियों, उस चित्र मैं आपके सामने रखना चाहूंगा जो मेरे पीछे भी है चार्ट में, आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं। इस तरह से जो चित्र मैं आपके सामने दिखा रहा हूं, इनको गौर कीजिएगा कि देखिए, बृहस्पति ग्रह के ध्रुवों को भी देखिए, इसके इक्वेटोरियल पार्ट को भी देखिए। अलग अलग अक्षांश पर जो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है या इनके जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून सभी में वो जो मूवमेंट है डिफरेंट लेटीट्यूड पर, जो अलग अलग अक्षांश पर जो मूवमेंट है उसको ध्यान दीजिएगा और वो ध्यान देने पर आपको क्या आप क्या सोचते हैं कि क्या वास्तव में इस तरह से जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो चित्र है, मेरे पीछे जो चित्र है इसको आप देख रहे हैं, इस चित्र को थोड़ा सा अच्छी तरह से पास में ला करके भी दिखा सकता हूं। देखिए आपके सामने, इसमें आप नीचे जो नेपच्यून है उसको देखिए, इसके अलग अलग अक्षांश पर मैटर का मूवमेंट, जो मैं स्वर्लिंग नेपच्यून एक वीडियो है उसमें भी मैं दिखाना चाहूंगा आपको। और उसके बाद यूरेनस में भी नोट कीजिएगा और यूरेनस के बाद में आप सैटर्न के पोल्स को भी और उसके इक्वेटोरियल पार्ट में जो, इसको डिफरेंशियल रोटेशन कहते हैं क्योंकि अलग अलग अक्षांश पर जो मूवमेंट है मैटर का, जो इन ग्रहों में, इन गैस दानव ग्रहों में और आइस, यानी कि ये देखिए, ये आइस जिएंट में और देखिए जुपिटर में आप देख रहे हैं, ये अलग अलग अक्षांश पर इस प्रकार से जो ये मोशन है ये देखिए, और इसके पोल्स पर भी है। तो आप इसको ध्यान से नोट कीजिएगा कि आखिर ये जो देख देख रहे हैं सैटर्न के दोनों पोल्स पर, ये देखिए, ये सैटर्न के चित्र हैं, इनको भी नोट कीजिएगा। तो आप सोचिए कि अलग अलग अक्षांश पर इस तरह से डिफरेंस, इसको डिफरेंशियल रोटेशन कहते हैं क्योंकि रोटेशन जो है डिफरेंस अलग अलग स्पीड से, अलग अलग स्पीड से चल रहा है। तो देखिए कि आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि जैसे ये जुपिटर के आप देख रहे हैं चित्र को, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को और अलग अलग अक्षांश पर मूवमेंट को। फिर आप सैटर्न को ये देखिए, ये देखिए, और इस तरह से आप
इसके बाद यूरेनस के। तो आपको ये सब चित्र देखने के बाद में आपके दिमाग में ये बात जरूर आएगी कि क्या पृथ्वी में भी ऐसा संभव है। जब ग्रहों का जन्म, पृथ्वी और ग्रहों का जन्म कन्वर्जन से हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन से हुआ, यानी जुपिटर और सैटर्न के बीच के अनेक ग्रह मिले हैं, सैटर्न और यूरेनस के बीच के अनेक ग्रह मिले हैं, यूरेनस और नेपच्यून, नेपच्यून सुपर आर्थ और पृथ्वी। इस प्रकार की जो ये सिस्टमेटिक प्रक्रिया है, इससे हमें पता चलता है कि एक ग्रह किस प्रकार से दूसरे ग्रह से कनेक्टेड है, कैसे एक ग्रह दूसरे ग्रह में परिवर्तित हो सकता है। तो आप सोचिए कि धीमी गति से, क्योंकि जुपिटर अनंत काल के लिए जुपिटर रहेगा नहीं, उसमें रासायनिक भौतिक परिवर्तन हो रहे हैं, तो वो चेंज होगा। उसके बीच के ग्रह भी मिले हैं, सैटर्न और यूरेनस के बीच के भी ग्रह मिले, और उन सबको अगर नोट करें आप, तो आपके दिमाग में ये बात स्वाभाविक रूप से आएगी कि ये जो अब मूवमेंट देख रहे हैं ना, ये जो देखिए जुपिटर में अलग अलग अक्षांश पर जो ये मूवमेंट हो रहा है, सैटर्न में भी हो रहा है, ये देखो सैटर्न में भी हो रहा है। और इस तरह से आप अगर और आगे बढ़े तो मैं सोचता हूं कि आप इस तरह से ये देखिए, ये जो जितने भी ग्रह हैं, ये देखिए इस तरह से अलग अलग अक्षांश पर इनमें, जैसे सैटर्न में अलग अलग अक्षांश पर, इसके नॉर्थ पोल साउथ पोल पर। तो इस तरह से आप जुपिटर और सैटर्न के नॉर्थ पोल साउथ पोल को भी अगर देखें तो ये डिफरेंशियल रोटेशन यूरेनस में भी हो रहा है, और उसके बाद नेपच्यून में भी हो रहा है। अब प्रश्न तो यह है कि ये इस तरह से, जैसे एक ग्रह सॉलिडिफिकेशन होता गया, जैसे जैसे ये गैस दानव ग्रह का सॉलिडिफिकेशन होता गया, एक से दूसरे में कन्वर्ट होता गया, नेक्स्ट स्टेज आती गई, धीमी गति से परिवर्तन होता गया, तो सॉलिडिफिकेशन का तरीका क्या है, कैसे कैसे वो ठोस जमीन बनी, यानी कि लिथोस्फीयर क्रस्ट, जो क्या ऐसी स्थिति में पेंजिया को सोच सकते हैं, क्या ऐसी स्थिति में पेंजिया हो सकता है। अब भूविज्ञान को अपडेट होने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि इतने मिशन से इतने 6000 से ज्यादा ग्रह मिले हैं, ऐसा खगोल शास्त्री कह रहे हैं कि इतने ग्रहों का पता चल रहा है, और वो सभी ग्रह, ये देखिए मैंने ये जो चित्र है आपको अच्छी तरह से बता दिया, तो इतने ग्रहों का पता चल रहा है और वो सब कनेक्टेड है, और सभी में क्या है कि सिस्टमेटिक जो चेंज है उनको कंपेयर करने पर पता चलता है कि सॉलिडिफिकेशन का नेचर क्या रहा होगा। तो सॉलिडिफिकेशन टेक्टोनिक एक्टिविटीज कैसे शुरुआत हुई होगी, कैसे ग्रह एक सॉलिड स्टेट में आने लगा होगा, ये सोचने की बात है। तो साथियों, अब हम ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि पृथ्वी का भौगोलिक विकास, पृथ्वी हमारे हमारे इस ग्रह का भौगोलिक विकास आखिर कैसे हुआ होगा, हमारे इस ग्रह पर टेक्टोनिक एक्टिविटीज कब कैसे शुरू हुई होगी। क्योंकि पृथ्वी की आयु 4.54 बिलियन वर्ष नहीं है, और सौरमंडल का की आयु भी 4.6 बिलियन वर्ष नहीं है। ऐसा कन्वर्जन की थ्योरी से, ट्रांसफॉर्मेशन की थ्योरी से लगता है। तो मैं जो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं ये बात, इसके पीछे तथ्यात्मक आधार है, प्रायोगिक आधार है, कई अभियानों से ये बात साबित होती है। तो पृथ्वी का सॉलिडिफिकेशन हुआ धीमी गति से, और साथ में ये डिफरेंशियल रोटेशन जो आपने देखा इन सभी ग्रहों में दिख रहा है, ये चलता रहा, और ट्रांसफॉर्मेशन भी होता रहा, कन्वर्जन भी होता रहा, सॉलिडिफिकेशन होता रहा, और जैसे धीमी गति से जैसे जैसे क्या है, पृथ्वी के अंदर से पदार्थ आकर के सरफेस की तरफ बार बार आया, और जैसे वो चाहे वोल्केनो इरप्शन से आया है, तो इस तरह से धीमी गति से सॉलिड जमीन बनती गई, और अफ्रीका और साउथ अमेरिका
नॉर्थ अमेरिका, एशिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सभी बनते गए। तो ये ऐसी शेप में कैसे आए? क्या वास्तव में पेंजिया फिर को आप एक्सेप्ट करेंगे? क्या ऐसी स्थिति में आप पेंजिया को स्वीकार कर सकते हैं? जब कन्वर्जन की बात होती है, जब ट्रांसफॉर्मेशन की बात होती है और साथ में इनके जो मूवमेंट हो रहा है, डिफरेंशियल रोटेशन का मूवमेंट आपको दिखाई दे रहा है इनमें, इन सभी में देख रहे हैं, ये सभी में देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में सॉलिडिफिकेशन हुआ तो कॉन्टिनेंट्स की प्लेट्स कैसे बनी होगी, कैसे ओशियनिक क्रस्ट बना होगा, कैसे कॉन्टिनेंट्स की क्रस्ट बनी होगी, लिथोस्फीयर क्रस्ट बनी होगी, ये सोचने की बात है। और वो कैसे स्ट्रक्चर में आई, ऐसे स्ट्रक्चर में क्यों आई, ये भी सोचने की बात है। क्योंकि आपको मैं एक बात और बताऊं कि जब हम पेंजिया को रिजेक्ट करते हैं, करते नहीं बल्कि हो रहा है, पेंजिया तो अपने आप ही स्वाभाविक से गलत साबित हो रहा है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन से इतना कुछ। अब प्रश्न ये उठा है कि क्या इसके कि पेंजिया के तो एविडेंसेज हैं कि कॉन्टिनेंट ब्रेक हुए, इसके एविडेंसेज हैं। हम ब्रेकिंग को रिजेक्ट नहीं कर रहे, ये आपको कह देता हूं। हाल ही में अफ्रीका के ब्रेकिंग की बात चल रही है कि भूवैज्ञानिक बता रहे हैं कि अफ्रीका 2 भागों में टूट रहा है। और ऐसा ब्रेकिंग पहले भी कॉन्टिनेंट्स में हुआ, लेकिन बेसिकली कैसे कॉन्टिनेंट्स का फॉर्मेशन हुआ, कैसे पृथ्वी पर महाद्वीप बने, महाद्वीपों का जन्म कैसे हुआ, उत्पत्ति कैसे हुई, और महासागर कैसे बने, महासागर कैसे बने, पानी कैसे आया, ये भी सोचने की बात है। तो पानी, जब पृथ्वी का जन्म क्षुद्र ग्रहों की टक्कर से नहीं हुआ, तो पानी जो क्षुद्र ग्रहों से आने की बात कहते हैं, वो भी गलत साबित हो रही है। तो हमें सोचना ये है कि अगर पृथ्वी का भौगोलिक विकास इस तरह से गैस दानव ग्रहों के ट्रांसफॉर्मेशन से और रॉकी ग्रहों में कन्वर्ट होने से हुआ, तो पृथ्वी का भौगोलिक विकास होते जाने से आप सोच सकते हैं कि फिर पृथ्वी में ये जो स्ट्रक्चर बना है महाद्वीपों का, आपके सामने जो मैंने ये जो फिजिकल मैप दिखाया है वर्ल्ड का, ये वर्ल्ड का फिजिकल मैप, इसके ऊपर निशान है, कॉन्टिनेंट्स के मूवमेंट के निशान बताए जाते हैं कि इंडिया इस तरह से अंटार्कटिका से और ऑस्ट्रेलिया से और अफ्रीका से और इस तरह से ब्रेक होकर के नॉर्थ की साइड नॉर्थ डायरेक्शन में चला। इसी तरह से दूसरे कॉन्टिनेंट्स में मूवमेंट होता है। साथियों, सोचने की बात यह है कि पेंजिया को हम आपके सामने मैंने 2 स्थिति बताई, और वो 2 स्थिति क्या है? वो 2 स्थिति ये है कि मैंने आपके सामने बताया, एक तो कन्वर्जन के द्वारा, कि कन्वर्जन के द्वारा कॉन्टिनेंट्स बने, या फिर ब्रेकिंग के द्वारा। तो जब ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा या कन्वर्जन के द्वारा कॉन्टिनेंट्स के बनने की बात चलती है, तो आपके सामने देखिए ये दो बातें आ रही है। ये 2 बातें हैं, एक तो ये स्थिति है, एक ये स्थिति है। अब आपको इन दोनों स्थिति में से ये सोचना होगा कि कौन सी करेक्ट है, कौन सी रॉन्ग है, कौन सी करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट है। तो मैं आपके सामने कोई ज्यादा जटिल बात नहीं कर रहा हूं, एकदम सिंपल और सरल बात कर रहा हूं कि कन्वर्जन ने ग्रहों को जन्म दिया, और उसके बाद में एक ग्रह दूसरे ग्रह में रूपांतरित हुआ, पृथ्वी जैसे ग्रह की स्थिति बनी। तो कैसे डिफरेंशियल रोटेशन, जो कि मैंने आपके सामने ये साफ स्पष्ट रूप से दिखाया है इस चार्ट के द्वारा मैंने आपको समझाया है। अगर ऐसी स्थिति बनी, तो फिर आपके सामने ये आखिरी बात है कि फिर अफ्रीका और आपके सामने ये भी बात आती है कि कोई कॉन्टिनेंट आपस में जुड़ा हुआ नहीं था, जैसे ये बताया जाता है कि अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका आपस में जुड़े हुए थे। तो ये भ्रम हमें दूर करना है। इस भ्रम को हम दूर कैसे कर सकते हैं?
लॉन्ग टाइम डिफरेंशियल रोटेशन अपोजिट डायरेक्शन में चला। इसके कारण भूमध्य रेखा से ऊपर और भूमध्य रेखा से नीचे अलग अलग डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट के कारण डिफरेंशियल रोटेशन ने पृथ्वी पर महाद्वीपों को एक विशिष्ट संरचना दी, एक बात। दूसरी, साथ साथ में महाद्वीपों का अस्तित्व आया, यानी कि ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट। महाद्वीपों का अस्तित्व गैस दानव ग्रहों के धीमी गति से सॉलिडिफिकेशन से हुआ। ये एक पहले प्रश्न का जवाब है। उसके बाद में दूसरा है टेक्टोनिक एक्टिविटी धीरे धीरे अस्तित्व में आई। जैसे जैसे गैस दानव ग्रह एक रॉकी ग्रह में बदलते गए, धीमी गति से लिथोस्फीयर क्रस्ट का फॉर्मेशन हुआ, कॉन्टिनेंट्स का जन्म होने लगा। तो इस प्रकार से पृथ्वी पर लगातार क्या है कि अपोजिट डायरेक्शन में इस प्रकार से मोशन होने से इस तरह से महाद्वीपों की ये संरचना जो आपको मैंने दिखाई है, ये बनी। तो अब आप सोचिए कि हम जो बात अब आपके सामने रख रहे हैं कि डिफरेंशियल रोटेशन ने महाद्वीपों को ये स्ट्रक्चर दिया, तो फिर भूवैज्ञानिकों के सामने और भी बातें हैं। भूविज्ञान की कई बातें नई नए रूप में आती है कि फिर उन एविडेंसेस का क्या होगा कि सिमिलर कोस्ट लाइन, सिमिलर फॉसिल्स, फिटिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड जिग्सा पजल फिटिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स, और उसके बाद में क्या है कि सिमिलर फॉसिल्स, रॉक्स, मिनरल्स, पैलियोमैग्नेटिज्म। तो ऐसे रॉक्स से ये बातें, तो भूवैज्ञानिक कहते हैं कि हमें इसके प्रमाण मिले हैं, पेंजिया के अनेक प्रमाण मिले हैं, हम उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन मैं जो आपके सामने बात रख रहा हूं उसको भी गौर कीजिएगा। मान लिया पेंजिया था, ठीक है, आपके अनुसार था, लेकिन मैं जो बात आपके सामने रख रहा हूं उसको भी गौर कीजिए कि ट्रांसफॉर्मेशन को किसी भी हालत में रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। एक ग्रह दूसरे ग्रह में रूपांतरित हुआ, हो रहा है और भविष्य में होंगे। इस बात को आप, ट्रांसफॉर्मेशन इज फैक्ट, यानी कि एक ग्रह दूसरे ग्रह में रूपांतरित होता है, एक चंद्रमा दूसरे चंद्रमा में रूपांतरित होता है, एक गैस दानव ग्रह दूसरे गैस दानव ग्रह और रॉकी ग्रह में रूपांतरित होता है, एक तारा दूसरे तारों में रूपांतरित होता है, और एक तारा आगे जाकर के गैस दानव ग्रहों में भी रूपांतरित होता है। ये फैक्ट की बात बता रहा हूं, सत्य बात बता रहा हूं। अगर ये बात सत्य है कि इतने ग्रह हैं, उनका सभी तरह से कंपेरिजन होने पर हमें समझ में आता है कि पृथ्वी का जन्म ऐसे हुआ। एक नई थ्योरी सामने आती है ट्रांसफॉर्मेशन की। उसके आधार पर हम पृथ्वी के भौगोलिक विकास की बात करेंगे, सोचेंगे। उसके बाद में हम अगर हम ऐसी बात करेंगे कि पृथ्वी का भौगोलिक विकास इस तरह से सिस्टमेटिक ढंग से और कन्वेक्टिव फोर्स अगर ऐसे काम करते हैं, तो किस तरह से सिस्टमेटिक ढंग से पृथ्वी पर महाद्वीपों के एक विशेष पैटर्न को हम जो आप देख रहे हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि पर्मियन में कैसा था, जैसे कि भूवैज्ञानिक अपने आंकड़ों के आधार पर बताते हैं कि पर्मियन में 225 मिलियन वर्ष पहले पर्मियन में पेंजिया जैसा सुपर कॉन्टिनेंट था। उसके बाद में ट्राइजिक में लोरेशिया और गोंडवाना इस प्रकार से 200 मिलियन वर्ष पहले इस तरह से खंडित हो गए, ब्रेक होकर के अलग अलग हुए। उसके बाद में जुरासिक टाइम में 135 मिलियन ईयर एगो ये कॉन्टिनेंट मूवमेंट होने लगे, ड्रिफ्ट होने लगा। इस तरह से क्रिटेशियस में 65 मिलियन वर्ष पहले, और फिर वर्तमान में जो आपके सामने ये स्ट्रक्चर आ रहा है, ये इस तरह से भूवैज्ञानिकों का बनाया हुआ चार्ट है। और मैं जो चार्ट आपके सामने रख रहा हूं ट्रांसफॉर्मेशन का, इस तरह से धीमी गति से सॉलिडिफिकेशन से पृथ्वी पर महाद्वीपों का ये विशेष पैटर्न बन करके क्यों बना, इसके सामने इसको आपके सामने रखा है। अब आपको ये तय करना है कि दोनों में से किसको एक्सेप्ट करें और किसको रिजेक्ट करें। दोनों तो सत्य हो नहीं सकते, दोनों में से एक होना चाहिए।
तो आप सोचिए कि एक्सेप्ट करें तो उसके लिए हमें एविडेंसेस को एक्सप्लेन करना होगा, क्योंकि अनेक तरह के एविडेंसेस बताए जाते हैं। और भूवैज्ञानिक जो ऐसे इसके जो बताते हैं, ये इस तरह से आपके सामने जैसे जैसे ये है कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पर सिमिलर प्लांट, सिमिलर फॉसिल्स इस प्रकार से कैसे पहुंचे, अनेक तरह के एविडेंसेस बताए जाते हैं। अब परिस्थितियां बदल रही है, जैसे जैसे नए नए ग्रहों का पता चल रहा है, नए 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 प्लैनेट्स के बारे में। तो ये पुस्तक मैंने क्यों लिखी, आपके सामने मैंने ये बताया कि मैंने कहा कि आपको इसका पीडीएफ भी सेंड कर सकता हूं। और इस पुस्तक में मैंने बड़े ही सिंपल तरीके से, सरल तरीके से अपनी बात रखी है कि कैसे इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो किसी को मैं सेंड कर सकता हूं। ए न्यू एंड कंप्लीट डिफरेंट थिंकिंग, सुपर कॉन्टिनेंट ए गिगेंटिक इल्यूजन। तो मैं ऐसा क्यों कहता हूं कि सुपर कॉन्टिनेंट एक बहुत बड़ा भ्रम है, इसके पीछे क्या कारण है, जबकि भूवैज्ञानिक पिछले 500 सालों से ऐसा सोच रहे हैं, लगभग 500 सालों से। और उनके दिमाग में एकदम ये फिट बैठ गया है कि इसके इतने एविडेंसेज हैं कि इसको रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं आपके सामने जिस तरह से आपके सामने एक सिस्टमेटिक पैटर्न के आधार पर कि देखिए कि हवाओं का मूवमेंट इस तरह से है, हवाओं का मूवमेंट बताया जाता है ये कोरियोलिस फोर्स के कारण है। उसके बाद में महासागरों में मूवमेंट ये, और जो जीपीएस डेटा से पता चलता है कॉन्टिनेंट्स में जो मूवमेंट होता है, ये देखो इस तरह से। तो ट्रांसफॉर्मर प्लेट मोशन, डाइवर्जेंट प्लेट मोशन और कन्वर्जेंट प्लेट मोशन इस तरह से बताया जाता है। और फिर इस प्रकार से हार्ट और फोल्ड ये सभी समझे जाते हैं, ड्रिफ्ट और रिफ्ट और इस प्रकार से सबडक्शन। तो ये जो आप चित्र देख रहे हैं, इस चित्र को ध्यान से सोचिएगा कि अलग अलग अक्षांश पर मैटर का मूवमेंट जो सूर्य में भी हो रहा है, गैर दानव ग्रहों में भी हो रहा है। और इस तरह से तो इसी ने अफ्रीका को और साउथ अमेरिका को विशेष सेप दी। इसी के कारण अफ्रीका और साउथ अमेरिका विशेष विशेष आकृति में आए। तो साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका कभी आपस में जुड़े हुए नहीं थे, तो फिर सिमिलर कोस्ट लाइन ऐसा क्यों है? लगता तो ऐसा है कि आपस में फिट हो रहे हैं। ये कोरा एक भ्रम है। वास्तव में डिफरेंशियल रोटेशन ने नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को विशेष प्रकार का स्ट्रक्चर प्रदान किया। और ये फॉसिल्स, प्लांट्स और इस प्रकार से एनिमल्स और इस प्रकार से सिमिलर रॉक्स ऑफ मिनरल्स, ये इसके पीछे रीजन ये है कि लॉन्ग टाइम डिफरेंशियल रोटेशन ने अलग अलग ये जो बताया जाता है, ये देखिए ये जो चित्र है जो भूविज्ञान के किताबों में आप देखते हैं, ये देखिए। तो वास्तव में ये चित्र ये इंडिकेट करता है कि सारे कॉन्टिनेंट एकदम से एक दूसरे से जुड़े हुए थे, फिर ब्रेक हुए। लेकिन मैं एक नया चित्र आपके सामने दिखा रहा हूं, इसके नीचे ही है जस्ट, ये देखिए। ये चित्र जो है, तो अलग अलग अक्षांश पर डिफरेंशियल रोटेशन के कारण एक कॉन्टिनेंट को क्रॉस करके दूसरे कॉन्टिनेंट पर सिमिलर प्लांट्स एंड फॉसिल्स और सभी मिनरल्स, रॉक कैसे पहुंच गए, क्योंकि डिफरेंशियल रोटेशन ने ऐसा पॉसिबल करके बताया। डिफरेंशियल रोटेशन के कारण ये सब पॉसिबल हुआ, संभव हुआ। तो साथियों, अब सोचिए कि सारे एविडेंसेस हो, चाहे पैलियो रॉक्स की बात हो, चाहे पैलियो मैग्नेटिज्म की बात हो, चाहे स्ट्रक्चर जियोलॉजी की बात हो, चाहे पेट्रोलॉजी की बात हो, चाहे पैलेंटोलॉजी की बात हो, हम सभी को समझा रहे हैं। चाहे जियोमॉर्फोलॉजी की बात हो,
तो आपको आपके सामने जो मैं बात रखना चाहता हूं वो ये है कि देखिए, सौरमंडल के जन्म और विकास की एक बिल्कुल नई और भिन्न थ्योरी, तो उससे फिर सारा का सारा जियोफिजिक्स, जियोलॉजी सब कुछ बदल जाएगा और हमें नए सिरे से पूरे भूविज्ञान पर विचार करना होगा। और हम हम ये कहना चाहते हैं कि वास्तव में हमारा ग्लोब जो है एक्चुअली सिकुड़ रहा है, एक्सपेंड नहीं हो रहा है। जबकि क्या भूवैज्ञानिकों के अनुसार जब कॉन्टिनेंट्स क्या है एक दूसरे से दूर हट रहे हैं, जब सभी महाद्वीप है एक दूसरे से और पृथ्वी एक्सपेंड हो रही है, तो ये जो चित्र आपको दिखाया, जैसे पहले मैंने दिखाया ये चित्र, कि देखिए ये भूवैज्ञानिक कहते हैं कि पृथ्वी क्या है एक्सपेंड हो रही है, तो वास्तव में पृथ्वी एक्सपेंड नहीं हो रही है, हमारे अनुसार पृथ्वी सिकुड़ रही है। उसी के कारण मिड अटलांटिक रिज और जैसी जैसी स्थिति बनी है, ये जैसे आपके सामने मिड अटलांटिक रिज की जो चित्र को दिखाया है, तो आपको बता सकता हूं कि डिफरेंशियल रोटेशन के क्या रेमिनेंट है। क्या जो डिफरेंशियल रोटेशन हम जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और इतने ग्रहों में देखते हैं, क्या उसके कुछ अवशेष हैं? क्या पृथ्वी पर उस मोशन के कुछ प्रमाण हैं? तो मैं आपको दिखा सकता हूं कि देखिए, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर जुपिटर में हो रहा है उसके अलग अलग अक्षांशों पर हो रहा है, और सैटर्न में भी हो रहा है, उसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर हो रहा है। तो वास्तव में अंटार्कटिका की ऐसी ऐसी स्ट्रक्चर क्यों है, या आर्कटिक रीजन में भी कुछ छोटे बड़े द्वीपों और महाद्वीपों का स्ट्रक्चर ऐसा क्यों है? तो ये जो आपके सामने डिफरेंशियल रोटेशन जो चल रहा है और कन्वर्जन भी हुआ है, तो उसके प्रमाण है क्या? उसके पृथ्वी पर अगर हम पृथ्वी का फिजिकल मैप देखें, तो फिजिकल मैप देखें तो देखिए आपके सामने फिजिकल मैप में ये जो महाद्वीपों की संरचना है, अफ्रीका ऐसा है, वेस्टर्न यूरोप ऐसा है, या मिड अटलांटिक रिज जो समुद्र के अंदर ऐसे है, और साउथ अमेरिका ऐसे है, नॉर्थ अमेरिका ऐसे मुड़ा हुआ है, बीच में ये मेक्सिको, पनामा ये भी मुड़े हुए हैं। तो आप ध्यान से नोट कीजिए कि इंडिया भी इस प्रकार से बैंड हुआ हुआ है। तो इस तरह से क्या है कि फिलीपींस, कंबोडिया ये छोटे छोटे द्वीप हैं, ये भी मुड़े हुए हैं। इस तरह से क्या है कि अगर आप न्यूजीलैंड को देखें तो ये इस तरह से मुड़ा हुआ है, ऊपर हवाई द्वीप समूह को देखें तो उल्टा मुड़ा हुआ है। तो इक्वेटर से नीचे और इक्वेटर से ऊपर जो कॉन्टिनेंट्स है, तो जुरासिक और क्रिटेशियस के बाद में ऐसा क्या परिवर्तन हुआ जिससे कॉन्टिनेंट का स्ट्रक्चर क्या है, उत्तरी और दक्षिण गोलार्ध में एक दूसरे से विपरीत मुड़े हुए हैं? उससे पहले ऐसा नहीं था। तो ऐसे कुछ एनिमेशन बनाए गए हैं और उनको एक्सप्लेन करने के लिए बताया गया है, लेकिन उससे पृथ्वी का कन्वेक्टिव कन्वेक्टिव नेचर समझ में नहीं आता। कन्वेक्शन करंट कैसे काम करती, कन्वेक्टिव फोर्स कैसे काम करते हैं? क्या ग्रेविटी ऐसे कंट्रोल करती है एक प्लेनेट को? ऐसे कैसे हो सकता है? पृथ्वी को हैंडल करने वाला तो अंततः ग्रेविटी है। तो ग्रेविटी किस प्रकार से हमारे पृथ्वी के सॉलिड क्रस्ट को और एटमोस्फियर को और उसके लिक्विड यानी महासागर को, इनर कोर को, आउटर कोर को कैसे कंट्रोल करती है? ऐसे तो कंट्रोल करती नहीं है। तो जो हमने ये मूवमेंट बताया है आपके सामने, इस तरह से आपको मूवमेंट बताया है, ये जो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून में आपको ये जो मूवमेंट बताया है, अब आप सोचिए कि क्या आप वो निशान, मैं इसको थोड़ा सा दिखाता हूं आपको, कि पृथ्वी पर वो निशान अभी भी मौजूद है कि पृथ्वी में डिफरेंशियल रोटेशन था। अब मैंने इसको देखो पीछे की तरफ, इसमें मैंने ये चार्ट लगा रखा है। अब आपको दिखाता हूं कि वो निशान कहाँ है पृथ्वी पर, वो निशान जो आप देखना चाहेंगे, डिफरेंशियल रोटेशन के प्रमाण। ये डिफरेंशियल रोटेशन के प्रमाण बताता हूं आपको। ये देखिए ऊपर, सबसे पहले तो ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में मैक्सिको और कुछ ये इस प्रकार से बैंड है। उसके बाद में आपको बताऊं, ये जो चित्र है इसमें देखिए फिलीपींस, कंबोडिया, सिंगापुर ये सभी ये बैंड हुए हुए हैं, इस प्रकार से बैंड है।
इस तरह से आपको बताऊं कि अगर ग्रीनलैंड के पास में ये इस तरह से ये बेंडिंग है। फिर बताऊं ये ड्रैग पैसेज है, ये भी मुड़ा हुआ है। इस तरह से साउथ अमेरिका है, ये जो इस तरह से मुड़ा हुआ है। और उसके बाद में रसिया के ऊपर नॉर्वे जमी भी है, ये इस प्रकार से बैंड है। और अफ्रीका, साउथ अमेरिका और इस तरह से आपको दिखाऊं कि नॉर्थ अमेरिका के बीच में इस प्रकार से मिड अटलांटिक रिज है, ये इस प्रकार से एस प्रकार से है। इस प्रकार से जैसे नॉर्थ अमेरिका ये भी बैंड हुआ हुआ है, और साउथ अमेरिका को भी देखें तो ये भी इस प्रकार से बैंड हुआ हुआ है। और इस तरह से अगर अफ्रीका को देखें तो ये भी बेंडिंग स्ट्रक्चर है। और हवाई द्वीप समूह को देखिए आप थोड़ा गौर से, ये भी बेंडिंग है। ये हवाई बैंड क्यों है? अगर न्यूजीलैंड को देखें तो ये भी बैंड है। तो आप देखिए मेडागास्कर के पास में समुद्र के अंदर ये इस प्रकार से ये बेंडिंग है। इस तरह से आप अगर अंटार्कटिका में देखें तो ये इस प्रकार से बेंडिंग है। इंडिया भी इस प्रकार से आपको बेंड हुआ दिखाई देता है, ये इस तरह से। और ऑस्ट्रेलिया को भी इस प्रकार से बेंड हुआ दिख रहे हैं। तो आप पूरे ग्लोब की बात कीजिए कि पृथ्वी का पूरा ग्लोब जो है उस पे जो महाद्वीपों का स्ट्रक्चर है, वो जुरासिक और क्रिटेशियस के बाद में ऐसा क्या परिवर्तन हुआ, ऐसा फोर्स में क्या परिवर्तन हुआ, पृथ्वी का डायनेमिकल नेचर ऐसे क्यों चेंज हुआ, कन्वेक्शन करंट ने ऐसा क्या किया कि सब कुछ उत्तरी और दक्षिण गोलार्ध में एक दूसरे के उल्टा हो गया? ऐसा क्यों हुआ? ये सोचने की बात है। तो साथियों, मैं अब आपको एक ये दिखाने के बाद में कि मैंने कहा कि आपके सामने दो चार्ट है। एक चार्ट तो क्या है कि ये पेंजिया के ब्रेक होने से लोरेशिया, गोंडवाना और उसके बाद में इस तरह से जुरासिक और क्रिटेशियस और फिर वर्तमान। और दूसरा मेरा वाला चार्ट ये वाला चार्ट है जिसमें जुपिटर और सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, सुपर अर्थ इस प्रकार से धीमी गति से पृथ्वी पर सॉलिड क्या ये ग्रहों का सॉलिडिफिकेशन हुआ, और इस प्रकार से पृथ्वी पर महाद्वीपों की ऐसी विशिष्ट संरचना बनी। तो अब आप सोचिए कि क्या ये बात फैक्ट नहीं है? क्या ये तथ्यात्मक बात नहीं है? अब आप सोचिए कि मैं अब आपके सामने जो बात रखना चाहता हूं, देखिए अब मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूं। वो बात ये है कि आप विश्व के नक्शे को एक नए दृष्टिकोण से देखिए, एक नए एंगल से सोचिए। विश्व के नक्शे को आप एक नए तरीके से सोचिए कि विश्व का नक्शा आपको कैसा दिखाई देता है। कभी आपने ऐसा सोचा? क्या कभी आपने या किसी भूवैज्ञानिक ने इस तरफ ध्यान दिया कि देखिए ये जो मैंने काले काले रंग से दिखाए हैं, ये जो देखिए आपके सामने, तो साथियों ये देखिए इस प्रकार से बेंडिंग साफ दिखाई देता है। क्योंकि भूमध्य रेखा से ऊपर और भूमध्य रेखा से नीचे नोट कीजिए, उत्तरी और दक्षिण गोलार्ध को नोट कीजिए। और समुद्र के अंदर मिड अटलांटिक रिज है, ये भी इस प्रकार की। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका के बीच में और इसके ऊपर पूरा एक इस प्रकार की आकृति बन जाती। इसी प्रकार से आपके सामने ये देखिए वेस्टर्न यूरोप और अफ्रीका इस प्रकार से इस प्रकार की आकृति, ये इस प्रकार से इंडिया भी बैंड हुआ है। इस तरह से ये इस प्रकार से बैंडिंग है। तो पृथ्वी के ग्लोब पर आपको डिफरेंशियल रोटेशन के रेमिनेंट साफ और स्पष्ट देख सकते हैं। पूरे ग्लोब को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पृथ्वी के ग्लोब पर ऐसे रेमिनेंट साफ अवशेष, रेमिनेंट यानी अवशेष, आपको साफ और स्पष्ट दिखाई देंगे। किसके? डिफरेंशियल रोटेशन के अवशेष वो साफ और स्पष्ट दिखाई देंगे कि जो डिफरेंशियल रोटेशन जुपिटर में, सैटर्न में, यूरेनस में, नेपच्यून में, वो पृथ्वी में भी दिखाई दे रहे हैं। और कन्वर्जन को हम कह रहे हैं कि सभी सभी सारी की सारी प्रोसेस जो है वो कन्वर्जन से ऐसे ऐसा हुआ। तो आपने इस तरह से ये जो मैंने विश्व का नक्शा एक नए एंगल से आपको सोचने के लिए बताया है, कृपया इस पर विचार कीजिएगा। तो आप सोचिए कि पहली बात तो मैं आपके सामने ये कह लूं कि पृथ्वी पर महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति कैसे हुई। पानी कहीं बाहर से नहीं आया, ना एस्ट्रॉइड से आया, ना किसी और तरह से। ट्रांसफॉर्मेशन से, रासायनिक
परिवर्तन हुए। जैसे जैसे गैस दानव ग्रह का सॉलिडिफिकेशन यानी ठोस बनते गए, उनमें सॉलिड जमीन बनती गई। धीमी गति से रासायनिक सरल से जटिल अणु बनने लगे, पानी भी बना, वायुमंडल भी बना, और अलग अलग लेयर लेयर भी बनी। चाहे चाहे आप देखें कि स्ट्रेटोस्फीयर हो, चाहे मेसोस्फीयर हो, चाहे ओजोन लेयर हो, चाहे ये सभी पृथ्वी का जो वायुमंडलीय परतें हैं वो बनी, और पृथ्वी का वायुमंडलीय विकास हुआ। पृथ्वी का धीमी गति से सॉलिडिफिकेशन होकर महाद्वीप और महासागर बने, ना कि किसी पेंजिया जैसे सुपर कॉन्टिनेंट से पृथ्वी पर महाद्वीपों का जन्म हुआ। तो हम ये कहना चाहते हैं कि पृथ्वी का भौगोलिक विकास एक नए तरीके से हम समझा रहे हैं कि पृथ्वी का भौगोलिक विकास किस तरह से हुआ होगा। तो पृथ्वी का भौगोलिक विकास का ये जो तरीका हमने बताया है ट्रांसफॉर्मेशन के बेस पर, कि एक बड़ी ही सिस्टमेटिक डिफरेंशियल रोटेशन प्लस क्या है कि ट्रांसफॉर्मेशन होते जाने से गैस दानव ग्रह धीमी गति से सॉलिडिफिकेशन होते होते इस तरह से पृथ्वी का एक भौगोलिक विकास आप के सामने मैंने रखा है। तो इसके एविडेंसेस क्या क्या है, क्या वो रेमिनेंट है डिफरेंशियल रोटेशन के, क्या जो जो एविडेंसेस भूवैज्ञानिक बताते हैं कि पैलियो रॉक्स और पैलियो मैग्नेटिक, और इसके अलावा क्या है कि सिमिलर फॉसिल, सिमिलर मिनरल, सिमिलर रॉक्स, सिमिलर प्लांट्स, और इसके अलावा क्या है कि जिग्सा फिटिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स, क्या उन सबको समझा जा सकता है सिमिलर कॉस्ट लाइन को? मैं तो इसमें एकदम स्पष्ट साफ स्पष्ट रूप से समझा रहा हूं कि महाद्वीपों की ऐसी संरचना के पीछे हमारा जो दृष्टिकोण है विशाल है। हमारा दृष्टिकोण जो है संकुचित नहीं है। हम केवल पृथ्वी पर आधारित तथ्य क्या है कि ऑब्जर्वेशन नहीं की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम लार्ज स्केल पर पूरे यूनिवर्सल कॉमन सिस्टम को कवर कर रहे हैं। तो सोचिए कि जो डिफरेंशियल रोटेशन सन, सूर्य और तारों में भी है, और गैस दानव ग्रहों में भी है, और साथ में क्या है कि इतने रॉकी ग्रहों में भी है, उसके रेवेनेंट क्या है पृथ्वी के मानचित्र पर आप साफ स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो इस प्रकार से उत्तरी और दक्षिण गोलार्ध में जो इस प्रकार से ये जो विपरीत स्ट्रक्चर बना है, जो महाद्वीपों का ये इस प्रकार से जो संरचना बनी है, जो स्ट्रक्चर बना है, उसका बेसिक रीजन क्या है? ये डिफरेंशियल रोटेशन। और इस प्रकार से हम आपके सामने ये कहना चाहते हैं कि पृथ्वी का भौगोलिक विकास ट्रांसफॉर्मेशन के आधार पर हुआ, ना कि किसी 4.6 बिलियन वर्ष पहले सूर्य जैसे एक तारे का जन्म हुआ, गैस, धूल और बादल के ऐसे। तो बेसिक जो फर्स्ट चैप्टर जियोलॉजी में पढ़ाया जाता है, पहला पहला अध्याय, कि हमारे सौर मंडल का जन्म कैसे हुआ, पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ, हम उसको ही बदल रहे हैं, हम उसको ही चेंज कर रहे हैं। हम तो एक नई बात कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण, यानी कि जितने भी कैप्टर मिशन और इस दूसरे अभियानों से ग्रहों का पता चला है, उनको कंपेयर करते हुए, तो साथियों पृथ्वी का भौगोलिक विकास इस तरह से हुआ। और पृथ्वी पर जितने भी भूकंप आते हैं, सुनामी आते हैं, ज्वालामुखी फटते हैं, हम एक ये भाग आज एक में हमने आपके सामने जो बातें रखी है, पार्ट 2 में हम और भी बातें रखेंगे कि पृथ्वी पर जितने भी ये भौगोलिक संरचनाएं हैं, तो ये भौगोलिक संरचनाएं कैसे डेवलप हुई, कैसे पृथ्वी का जियोग्राफिकली डेवलपमेंट हुआ। तो ये सोचने की बात है। और आज के इस पूरे डिस्कशन में और जो आपके प्रस्तुतिकरण में आपने जो जो देखा, तो विचार कीजिएगा कि आपको कैसा लगा। और आप क्वेश्चन जरूर पूछें, अपनी बात लिखें, और लाइक कमेंट शेयर भी करें, अपनी बातें लिखें। और ये पुस्तक जो आपके सामने मैंने, तो इसका पीडीएफ भी अगर कोई साथी लेना चाहता है तो मैं उसको सेंड कर सकता हूं। और इस पुस्तक में मैंने बड़े सरल तरीके से बताया है कि सुपर कॉन्टिनेंट की अवधारणा एक बहुत बड़ा भ्रम है, एक बहुत बड़ा इल्यूजन है।
वो गिगेंटिक इल्यूजन शब्द मैंने उपयोग लिया है। सुपर कॉन्टिनेंट ए गिगेंटिक इल्यूजन। क्यों बहुत बड़ा भ्रम है? क्योंकि जब हम लार्ज यूनिवर्सल स्केल पर बात करते हैं, पूरे यूनिवर्स की बात करते हैं, पूरे गैलेक्सी सिस्टम में इतने ग्रहों की, तारों की और गैर दानव ग्रहों की, इतने ग्रहों की बात करते हैं, तो बात बदल जाती है। तो इस आधार पर हम एक नए तरीके से बात करते हैं। तो साथियों, आपके सामने ये जो मैंने प्रस्तुतिकरण किया है, आपको ये निवेदन करता हूं कि भूवैज्ञानिकों को इस पर विचार करना चाहिए, और जितने भी देश के भूविज्ञान के विभाग हैं और जीएसआई है, जियो सर्वे ऑफ इंडिया है, और जितने भी वेस्टर्न जोन या ईस्टर्न जोन या जो भी है, जितने भी भूवैज्ञानिक है, वो इस पर विचार करें। ये विनम्र निवेदन है मेरा। और आप सभी से निवेदन करता हूं कि आज मैंने जो प्रस्तुतिकरण किया पार्ट 1, उसको आप कैसे सोचते हैं, क्या विचार करते हैं, जरूर बताइएगा, क्योंकि इससे बहुत सी नई बातें आगे बदल जाएगी। इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि भूविज्ञान के जितने भी कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, भूविज्ञान के डिपार्टमेंट है, जो राजस्थान में भी है और दूसरे राज्यों में भी है, और देश भर में है, दुनिया भर में है, तो इस पे विचार कीजिएगा कि अगर ट्रांसफॉर्मेशन के आधार पर इस तरह से पृथ्वी का भौगोलिक विकास हुआ, महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति हुई, तो फिर क्या क्या बातें सामने आएगी। तो सोचिएगा। और जैसा कि मैंने अपना इस पुस्तक में अपना परिचय भी दिया है मैंने, और आपके सामने ये मैंने तो साथियों, आज के इस चर्चा में, आज आज के इस प्रस्तुतिकरण में जो भी आपने जो बातें सुनी है, उन पे गौर कीजिएगा, विचार कीजिएगा। हम आगे और भी बातें सामने लाएंगे कि पृथ्वी, हालांकि और बातों में पृथ्वी का डायनेमिकल नेचर, पृथ्वी के जैविक विकास की बात भी होगी, और पृथ्वी पर जिस तरह से और इसका फ्यूचर की बात भी होगी। तो आज आपको जो ये प्रस्तुतिकरण किया है आपके सामने, आपने सुना और आपने गौर किया, इसके लिए आपको धन्यवाद। तो अ, ये सब आपके सामने मैंने रखा है। आशा करता हूं कि आप इस पे गहन विचार करेंगे। और तो धन्यवाद साथियों। आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट पार्ट में हम और भी बातें चर्चा करेंगे। धन्यवाद। आज के लिए बस धन्यवाद।